मेरे नाम की। ये तो पीछे पीछे क्यों बैठे हैं, सब आगे सीटें खाली। आगे आ जाइए प्लीज। सवाल चला गया नहीं चलो नहीं आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। नहीं वैसे ही आ रही है, इससे आ रही है। इससे थोड़ा आ रही है। हाँ वो सेल पे चीज नहीं। हाँ नहीं चलो पढ़ो। गुड आफ्टरनून। मैं ब्लैंक हूँ आज। मेरा आज का था ही नहीं सेशन, तो आज आप लोगों से शुरू करेंगे। बिल्कुल पहली बार भी है क्या ये? हाँ सर बिल्कुल एब्सोल्युटली पहली बार। कितने लोग एक बार हैंड रेज करें। ओके पहली बार है, मतलब आरएवी के बारे में जानते ही नहीं है या एसोसिएट मीटिंग में पहली बार है? मतलब आरएवी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं आप लोग? अच्छा रेडिसन में आप लोग गए थे तो आरएवी के बारे में जानते हैं, तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ब्लैंक है एकदम, आरएवी को जानते ही नहीं बिल्कुल भी। ओके ग्रेट। चलिए सर फिर तो सेल्स ट्रेनिंग से पहले थोड़ा सा फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मेरा लैपटॉप तो रह गया, मेरा उसमें रखा है डायरेक्टर केबिन के बराबर है, तो उसको टेस्ट करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसको लाल में टच कर दूँ। आप आना चाहेंगे? आप आना चाहेंगे ट्रेनिंग के लिए? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉक्सी की प्रॉक्सी सब्जेक्ट आपको जा रहे हो आपको जा रहे हो बेटर हो। चलिए तो क्वेरीज से शुरू कर लेते हैं, आप लोग मार्केट में है तो कोई भी क्वेरी जो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड लगती है। जो नए हैं हो सकता है उनके भी पहली क्वेरी कंपनी से भी हो, तो एक एक करके क्वेरी ले लेते हैं हम लोग। एनीवन जी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएबी? एडेड वैल्यू, रियल एडेड वैल्यू, यानी आपके जीवन में एक सही मायने में कोई वैल्यू ऐड करके हमने देना है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि आपके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन क्या है। वैल्यू एडिशन इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, कि आपको लगे कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ एथिकल है, इससे पहले हो सकता है ना करते आए हैं, या हो सकता है कि आपके अंदर तो हो एथिक्स लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जा रहे हैं उसके अंदर वो एथिक्स ना हो। क्योंकि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सच्चाई के ऊपर बात कम होती है, हवा में बातें ज्यादा होती हैं। जैसे कल के सेशन में मैं कुछ लोग थे कल के सेशन में, बस 2 3 लोग, तो उसमें एक बात थी हमारी कि जब हम बात करते हैं धुलेरा की, कितने लोग नहीं जानते हैं धुलेरा के बारे में? सभी लोग जानते हैं, जो बिल्कुल नया है वो भी जानते हैं धुलेरा के बारे में? कोई सवाल नहीं है उससे रिलेटेड? चलिए, जब भी धुलेरा का प्रेजेंटेशन हमारे द्वारा होता है तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कमिटमेंट्स के साथ या अलग अलग स्पेकुलेशन के साथ, या कई दफा बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति के साथ हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो उसको हमें कहाँ तक ऐसा रखना है कि आपकी बातों में कोई भी ऐसी बात ना कि पकड़ ले क्लाइंट, जो कि आपको लगे कि नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लाइंट को लगे कि पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी बहुत सारे लोगों को मैंने प्रेजेंटेशन देखते हुए देखा है कि भाई आप धुलेरा में निवेश करिए और 2 साल में आपका डबल हो जाएगा, या 10 साल में 10 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा, कुछ लोग 20 गुना की भी बात करते हैं। इस तरह की जो प्रेजेंटेशन होती है वो कई दफा आपसे और आपके क्लाइंट के बीच में एक विवाद पैदा कर सकता है। वो ऐसी बातें बोल सकते हैं जब आपको आप उससे
फिर बात ही नहीं कर पाएंगे। वो इस तरह की बात आपसे बोल सकते हैं, यार 10 गुना 10 साल में, ठीक है आप ले लो मेरे से, 10 साल बाद 10 गुना दे देना। अगर किसी क्लाइंट ने ऐसा कह दिया तो फिर सिचुएशन बड़ी खतरनाक हो सकती है आपके लिए, है ना। ठीक है आप ले लो मेरे से 10 लाख रुपए, 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए दे देना। ये आप कह रहे हो 10 गुना या 20 गुना की बात कर रहे हो, तो ये स्पेकुलेटिव तो है। देखिए कोई भी जगह पर जहां आप डेवलपिंग मार्केट के अंदर काम करने जा रहे हैं, तो अंदाजा होता है पुराने और शहरों की डेवलपमेंट की ग्रोथ को देखते हुए कि भाई जीवर में ऐसा हो चुका है, इंदिरापुरम में ऐसा हो चुका है, नोएडा में, गुड़गांव में और तमाम ऐसी जगहों पर ऐसा हो चुका है कि 10 से 15 सालों के अंदर ये ग्रोथ इससे ज्यादा भी है। तो जब भी आपका प्रेजेंटेशन रहे वो ऐसा होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल भी हो, डाइजेस्ट भी कर सके इंसान और उसको बिलीव भी हो कि हाँ यार ये संभावनाएं तो हैं। मैंने मेरी अपनी पर्सनल प्रेजेंटेशंस के अंदर हमेशा ये रहता है, 10-20 गुना तो बहुत छोटी सी बात है, हम लोग 10 से 12 सालों में 40 गुना तक की भी बात करते हैं। मैं पर्सनल प्रेजेंटेशन को ये बात ध्यान में रखते हुए कि सब 40 गुना भी हो सकता है, बट आई स्टार्ट फ्रॉम, सर आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में धुलेरा की ग्रोथ क्या हो जाएगी? तो मैं क्या कहता हूँ, 4 से 40 गुना कुछ भी हो सकता है ये, और मैंने आपसे ज्यादा बताया है, लेकिन स्टार्ट मैंने 4 से किया, है ना। अब ये डाइजेस्टेबल भी है, ये एक्सेप्टेबल भी है, ये फिजिबल भी है, ये बिलीवेबल भी है। और ये उस सूरत में आपके क्लाइंट की उस बात को भी कर देगा, अच्छा ठीक है 10 साल में 4 गुना कर दोगे, हाँ जी कर दें लाओ। अब आपको ये बताते वक्त या ये बोलते वक्त आपके मन में डर नहीं होगा यार नहीं हुआ तो क्या होगा, और आपने संभावनाएं 40 गुना की भी बताई, और ये बताई भी वो है जो प्रैक्टिकली हुई। कुछ ऐसी जमीनें आपके आसपास में जरूर ऐसी थी जो 1,000 रुपए गज की थी और आज शायद 1 लाख रुपए गज की पहुंच गई। 10-15 सालों में, 20 सालों में इन्होंने 100 टाइम के ग्रोथ भी दिया। तो इसलिए जो प्रेजेंटेशन है वो बड़ा मैटर करती है कि आप जब दे रहे हैं तो आप उसको विवाद का विषय ना बनने दें। अब और बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल फिगर्स के साथ हम लोग बात नहीं करें, लेकिन संभावनाएं इसलिए भी हैं। उसका कारण है धुलेरा की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि शुरुआत हो गई है मेरे द्वारा धुलेरा से, आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा था। वो एक ऐसा शहर बन रहा है, सब लोग अच्छा जितने लोग पुराने हैं सब रिसर्च कर रहे हैं थोड़ी बहुत अपने आप, या जो यहाँ से पता चलता है वही आपकी जानकारी जानकारी जी। आपको जो जानकारी यहाँ से मिलती है वो बड़ी लिमिटेड होती है, उसके बाद आपको खुद रिसर्च करने की आवश्यकता है। और आज बहुत अच्छा टूल है चैट जीपीटी, उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत सी बातों का जवाब मिलेगा। अभी रिसेंटली मैंने खुद भी मैं रिसर्च करता हूँ कि बातें ऐसी ना हो कि गलत हो जाएं, तो मैंने क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से कि आउटसाइड धुलेरा एसआईआर के कौन सा जगह सबसे प्रीमियम है। अभी आप खुद ही पूछ सकते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर नाम क्या आता है? सबसे ऊपर नाम फैदरा पिपली रोड का आता है। ये बात मैं 3-4 साल जब से शुरू किया तब से बताता आ रहा हूँ। जिस समय कोई फैदरा पिपली पे ध्यान भी नहीं दे रहा था, लोग अंदर की गलियों में और दूर दूर के एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक कि हवाई पट्टी में प्लॉट है मेरा, तो वो ऐसा वाले चीजों में भी चल रहे थे कि भैया नहीं संभव है, वहां पर एयरपोर्ट की कुछ सीमाएं हैं निर्धारित की, उस तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको 10 किलोमीटर का गैप चाहिए कम से कम, उतनी दूरी तो चाहिए। अरे सर आपका 10 किलोमीटर दूर है, हमको 3 किलोमीटर दूरी पर मिल रहा है, वो भी 5-6 हजार रुपए गज में मिल जा रहा है। वो इसीलिए मिल जा रहा है 5-6 हजार रुपए गज में क्योंकि मिलना ही नहीं। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी आपकी? जब आप खुद रिसर्च करेंगे। कुछ जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, कुछ आपको खुद पे बात करनी होगी। और जब चैट जीपीटी से मैंने उसके बाद पूछा तो अभी रिसेंटली उसने सबसे ऊपर नाम आरएवी ग्रुप का दिया कि अगर अच्छे ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो आरएवी ग्रुप का आप ले सकते हैं। तो ये मेरे लिए बट बहुत अच्छा फीलिंग था क्योंकि हमने नहीं डाला उसमें, ना ही कोई आज की डेट में चैट जीपीटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू काम करता है जो पहले गूगल का रिसर्च करता था। अब वो बड़ा कैलकुलेटिव हो, और क्योंकि नया जनरेशन जो है वो इनसे अटैच्ड है, तो आप कोई भी हाइपोथेटिकल झूठा ऐसा वादा नहीं करके किसी को लेके आ सकते, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे करके नहीं आ सकते जिससे आपको लगता है कि मैं इसको बरगला लूं। तो इसीलिए एथिकल जो रियल एडेड वैल्यू की बात हुई कि यहाँ से बात ही एथिकल होती है, वैल्यू ऐड ऑटोमेटिकली हो जाएगी आपकी बात में अगर आप उसको सच्चाई, ऑनेस्टी और एथिकल्स के साथ बात कर रहे हैं। तो वो हर प्रोडक्ट के अंदर है, ना सिर्फ धुलेरा, बाकी सारी चीजों का भी। जो प्रोडक्ट हमारे अभी अपकमिंग है, जैसे धुलेरा तो हमारा ऑलरेडी लॉन्च प्रोडक्ट है, उसके अंदर आपको अभी इमीडिएट जाकर रजिस्ट्री भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें हम प्री लॉन्च में भी लेकर के आ रहे हैं। तो प्री लॉन्च जैसा है वैसा ही बताना। प्री लॉन्च कैसा है हमारा? प्री लॉन्च की लैंड हमारे पास है नहीं, वो हम किस प्रोसेस में? परचेज के प्रोसेस में। परचेज जब पूरा हो जाएगा तब लीगल्स के प्रोसेस में जाएंगे, और इट कैन टेक 8 to 10 months, मतलब मार्च अप्रैल तक जा सकता है जब हम राजपथ सुप्रीम के अपनी लॉन्चिंग की तैयारी में जाएं। लेकिन उस वक्त तक वहां का रेट जो होगा वो लगभग 1,500 रुपए स्क्वायर फीट तक हो जाएगा। आज हम कितने में दे रहे हैं? 750 रुपए स्क्वायर फीट में दे रहे हैं। राजपथ सुप्रीम का आपको आइडिया नहीं है, जो हमारा फेज 2 का जो प्री लॉन्च है वो 750 में है। जो लॉन्च प्रोडक्ट है उसका रेट हमारा 1,100 रुपए प्लस अदर चार्जेस ऑलमोस्ट 200 रुपए पर स्क्वायर फीट की।
ये भी आपको उसको बताना है। यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियां हमारे से होती है कि हम केवल बीएसपी बता रहे हैं और क्लाइंट का अपना कैलकुलेशन है। हमारे पास बहुत हाईली रिच क्लास के लोग बहुत ज्यादा नहीं है, रिच क्लास के लोग कम है, लिमिटेड है, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज ही हमारे साथ हैं। तो अगर आप उनको केवल बेसिक बताते हैं जिससे उनकी कैलकुलेशन बैठती है 20 लाख रुपए की, और अचानक उनको बताते हैं कि सर आपके 4 लाख रुपए और लगेंगे, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अंतर आया। हम डरते भी हैं बताने से कि नहीं आईएफएमएस बता देंगे तो ये भाग ना जाए, क्लब चार्ज ये देने से मना ना कर दे। आपको अपनी बात पूरी रखनी, उसके बाद डिसीजन उसके हाथ में। तो ये है ट्रांसपेरेंसी, ये भी आपकी जीवन में वैल्यू ऐड करने का काम करती है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज तो चाहिए चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं है। जो भी नए व्यक्ति आए हैं, सेल्स में नहीं लगना। पहला स्टेप क्या है? नॉलेज। कम से कम अगले 2 हफ्ते आपने किसी सेल्स पे काम नहीं करना। उन 2 हफ्तों में आपने नॉलेज लेनी है किस चीज की। शुरू करेंगे कहां से? सबसे पहली नॉलेज चाहिए इंडस्ट्री के। व्हाट इज योर इंडस्ट्री? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट एक्चुअल में प्रोडक्ट होता क्या है, इसके निवेशक किस तरीके से सोचते हैं, आपको अपने क्लाइंट के थॉट तक पहुंचना होता है। और उस थॉट तक आप तब पहुंचेंगे जब आप अपने आप को उस जगह पर फील करेंगे। जैसे पुलिस वाले जब सोचते हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए, तो वो किस तरीके से सोचते हैं? क्रिमिनल की तरह। क्रिमिनल की तरह। क्या वो खुद क्रिमिनल है? नहीं, लेकिन उसको सोच में जाना पड़ेगा। और क्रिमिनल क्राइम एक तरह का होता है, क्राइम बहुत सारे तरीकों के होते हैं। तो उस तरीके से जब तक नहीं सोचेंगे तब तक वो एक्चुअली उसको सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मर्सिडीज के शोरूम में अगर सेल्समैन के रूप में काम कर रहे हो, तो आपको एक रईस क्लाइंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो क्या पहले देख रहा है। अगर आप मर्सिडीज के बायर से साथ माइलेज की बात करने लग जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसको उससे मतलब ही नहीं, उसको मतलब किस चीज से है? लग्जरी से, कंफर्ट से। और जब आप बीएमडब्ल्यू के शोरूम में जाएंगे तो आपका थॉट प्रोसेस अलग होता है। बीएमडब्ल्यू किस पे काम करता है? पावर पे, स्पीड पे। इसका ये थॉट है, नहीं पता है तो इसमें जाना पड़ेगा। तो सेम अगर आप रियल एस्टेट के अंदर जा रहे हैं, रियल एस्टेट का जो इन्वेस्टर है वो क्या प्लान करता है, वो क्या सोचता है, ये आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर है उसका थॉट प्रोसेस अलग होता है। बैंक वाले का अलग होता है, इंश्योरेंस वाले का अलग होता है, म्यूचुअल फंड वाले का अलग होता है, रियल एस्टेट का बिल्कुल अलग। रियल एस्टेट एक्चुअल में क्यों परचेज किया जाता है? मेजरली अगर एक इन्वेस्टर के तौर पे जा रहा है, इज अ पार्ट ऑफ लीगेसी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए मेनली, कि जो आज मेरे पास फंड्स हैं वो बढ़े और ये मेरी जनरेशंस को जाएं, लीगेसी क्रिएट करें, वेल्थ क्रिएशन बेसिकली इसको बोलते हैं। जो सबसे पहला कारण है, अगर हम लोग उसको पैसे को लगाते हैं, एक तो पैसा मेरा सही जगह लग जाए ठिकाने, प्लस वो अपने को उस समय में मिल जाए जो आज 1 रुपया है, कल को संभावना है कि वो बहुत बढ़ सकता है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इट क्रिएट्स लीगेसी। और सेकंड होता है आपका रेवेन्यू जनरेशन, यानी कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मैं परचेज कर लूं जिससे मेरे को एक रेगुलर रेंट की इनकम आती रहे। ये दोनों चीजें आपको देता है, रेंट की इनकम भी देता है प्लस आपके प्रोडक्ट का प्राइस को भी बढ़ाने का काम करता है, और ये भी आपके पुश्तों तक ट्रांसफर होता है। तो बेसिकली आपको इस थॉट के लोगों के पास जाना होगा, तो आपको अपने प्रोडक्ट का एक्चुअल रीजन पता होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम सेल्स में हैं और अभी स्थिति नहीं है कि हम अपनी बाइंग कर सकें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इस थॉट में जाना है कि अगर मेरे पास होते, अगर मेरे पास 50 लाख रुपया रखा होता, 20 लाख रखा होता, तो क्या मैं उसको इस तरह के प्रोडक्ट में डालता? अगर जवाब आता है ना, तो फिर ये ढूंढना है कि मैं किस तरह के प्रोडक्ट में डालता। हम लोग किस में आ रहे हैं यहाँ पे? सेल्स में। क्यों आ रहे हैं? सीधे साधे सवाल हैं, उनके सीधे साधे जवाब है। जो मन में उस वक्त इमीडिएटली जवाब आए वही दो, ये मत सोचो कि ये कुछ रॉकेट साइंस पूछने वाले हैं जवाब कुछ और आएगा, नहीं। बहुत सारे स्पीकर्स आपको सुनने को मिलेंगे जो आपसे
वो जवाब चाह रहे हैं जो वो बोलना चाहते हैं, और वो आप में से कोई दे नहीं पाएगा, तभी तो इसकी वैल्यू बनेगी। पर ये नहीं, पर ये नहीं, ये जो मैं कहूंगा नहीं भाई, वही है सीधा। किस लिए कर रहे हैं सेल्स में? सिंपल है, इसी के लिए बैठे हम सब लोग। लेकिन जब आप सेल्स में किसी चीज को पैसा कमाने के लिए और सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को सही नहीं मान रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप उस दुनिया से आउट हो जाएंगे, आप टिक ही नहीं पाओगे। आपको मार्केट टिकने ही नहीं देगा, क्योंकि आप उस तरीके का नॉलेज, उस तरीके का बिलीव अपने अंदर क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका एक ही मकसद होगा कि भाई इसे कैसी तरह से चिपका दूं, मेरे पास आ जाए उसका 2%, 4%, 5%। तो कोई भी चीज अगर आप बेचने के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मर्सिडीज के शोरूम में जॉब कर रहे हैं और आप सेल्स करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तब कौन सी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूं। अगर वो मर्सिडीज की जगह जवाब BMW आता है, तो आपको जॉब कहां करनी चाहिए? सिंपल। इस थॉट के साथ जब आप काम करोगे, तो उसको बताते वक्त आपके अंदर से जो एनर्जी निकलेगी ना, वो निकलेगी कि जैसे आपकी अपनी गाड़ी है या आप BMW चला रहे हैं। आपको उससे अंदर से एनर्जी निकलेगी, क्योंकि आप उसी चीज के ऊपर जोर बेहतर लगा पाएंगे। वो बताते वक्त आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, यार इसको चलाइए सर, ये 200 की स्पीड में भागती है, हिलती नहीं है गाड़ी जरा सी भी। तो इसी तरीके से जब भी आप मेरे साथ अगर काम कर रहे हैं, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री, और उसका नॉलेज लेना होगा, दैट इज रियल एस्टेट। तो सबसे पहले तो मुझे एज एन इन्वेस्टर ये सोचना होगा कि अगर मेरे पास पैसे होंगे कि मैं बैंक में डालूंगा, FD कराऊंगा, म्यूचुअल फंड डालूंगा, या किसी अपकमिंग मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी खरीदूंगा। अगर जवाब आता है प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आए। अगर जवाब इससे अलग आता है कि नहीं भाई मैं तो FD ही कराऊंगा, मैं दुनिया की FD तोड़वा के धुलेरा में लगवाऊंगा और अपने पैसों से FD कराऊंगा, यू आर इन रॉन्ग इंडस्ट्री। और आप मान लीजिए इस बात को, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और आप में से अगर कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, तो इसी वजह से नहीं, क्योंकि आपका माइंड अब तक इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीदूंगा। हालांकि कंपनी ने अपने प्लान के अंदर ये बात डाल दी है कि जो भी कमाओगे उसका 20% आपको प्रॉपर्टी ही खरीदनी, कम से कम इस वजह से लो, बन जाएगा। लेकिन ये मजबूरी वाला जो निवेश है, ये आपके थॉट को इतना मजबूत नहीं करेगा जितना आपका खुद के अंदर से आवाज आए कि नहीं यार, मेरे को अपना कोई भी निवेश करना, वेदर इट इज एनी वे। मतलब नहीं है कि धुलेरा में खरीदूंगा या मैं इंदिरापुर में खरीदूंगा या कहीं और। क्या सबसे पहले आपके दिमाग रियल एस्टेट को एक्सेप्ट करता है एज एन इन्वेस्टमेंट टूल? नहीं करता है, तो सबसे पहले उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। और फिर भी कार्रवाई करने के बाद वो नहीं माने और ये लगे कि नहीं यार इसमें तो मैं कतई नहीं करूंगा, लीव द इंडस्ट्री। एंड सेकेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री, जब आपने इंडस्ट्री चूज कर लिया, जवाब आया हाँ, और मेरा जवाब का हाँ का कारण ये है, देखिए रियल एस्टेट या दुनिया का कोई भी सामान जो आप बेचते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके घर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जो भी आप सेल करेंगे, जो भी आप बेचेंगे, वो आपके घर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। मैं फार्मा में था इससे पहले, तो फार्मा का जब भी मैं काम करता था, मेरे घर में 2-3 लाख रुपए के प्रोडक्ट पड़े रहते थे, उसके फार्मा की दवाइयों को। और मेरे लिए उनकी इतनी वैल्यू नहीं थी, मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी, लेकिन मेरे घर में पड़े हुए थे। जब मैं FMCG इंडस्ट्री में था, तो मेरे घर में FMCG के प्रोडक्ट मेरी जरूरत के अलावा वाले पड़े रहते थे, क्योंकि उस काम को कर रहा था, पड़ा हुआ। जो सुनार है, जो गोल्ड का व्यापारी है, उसके घर में क्या पड़ा रहेगा? बहुत सारा गोल्ड ऐसा पड़ा होगा जो उसे पता भी नहीं होगा। हम में से किसी के घर में अगर मम्मी का नाक के वो गिर जाती है ना, क्या बोलते हैं इसे, लौंग, लौंग, तो पूरे घर में झाड़ू लग जाती है। ऐसी ऐसी जगहों से वो निकल जाता कूड़ा, पहले कभी नहीं करी थी सफाई, एक उस लौंग के चक्कर में 1 ग्राम की भी नहीं होती वो, बिकॉज वी हैव वैल्यू ऑफ दैट। सुनार के दराजों में पड़े रहते हुए घर में ऐसे, वैल्यू तो है उसकी, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो काम कर रहा है, उसके घर में इकट्ठी हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए वो धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही जब आप रियल एस्टेट का व्यापार करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर अगर वो भाव है कि मुझे होना चाहिए मेरे पास, तो वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा इकट्ठा इंसान क्या करना चाहता है? गोल्ड और प्रॉपर्टी। गोल्ड। तो हम सही व्यापार में हैं।
तो मैं इस जगह तो आया कि नहीं यार यही इकट्ठा करना है, तो इसी में आना। पिछले कुछ सालों के दौरान 12 साल जब मुझे हो गए काम करते हुए, ऐसे कई केसेस मेरे पास आए। अभी रिसेंटली एक और केस आया कि मेरे एक क्लाइंट जिन्होंने मेरे से एक प्लॉट लिया था धुलेरा में, और किसी कारणवश उनके घर में एक समस्या आ गई। पेमेंट कर चुके थे लेकिन उनको अचानक जरूरत आ गई, तो उनका मेरे पास फोन आया कि सर ये मुझे निकालना है किसी तरीके से। तो मैंने उसको कुछ ना कुछ जुगाड़ जुगुड़ करके अपनी तरफ कर लिया। उस वक्त तो मजबूरी में कर दिया क्योंकि उनकी वो पूरी करनी थी जरूरत, लेकिन वो मेरे लिए एक एसेट बन गया इस तरीके से, क्योंकि मैं इस व्यापार में था अपने वाले में। और वो जो चीज मैंने उनसे शायद 15 लाख की खरीदी, वो आज की डेट में 40 लाख की होगी। तो जो चीज इकट्ठी भी कर रहा हूँ वो डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है, वो एप्रिशिएटिंग एसेट। इससे पहले जो मेरे पास फार्मा के प्रोडक्ट पड़े हुए थे, वो जब लिए थे मैंने तो 3 लाख रुपए के थे, लेकिन वो बिके नहीं 6 महीने तक। अब उनकी वैल्यू धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही थी, बढ़ नहीं रही थी। लेकिन प्रॉपर्टी मैंने ले ली और वो बिकी नहीं किसी वजह से अभी, तो वो उसकी वैल्यू बढ़ रही थी। रियल एस्टेट को एक चीज और समझिएगा कि वो किसी जगह पर अगर है ऐसी, फॉर एग्जाम्पल आपके इंदिरापुरम वाले रोड पर है, एक की है बहुत अच्छी डेवलप हो रही है और एक की है जो डेवलप नहीं हो रही है सेम जगह पर। आपको क्या लगता है कि जो डेवलप नहीं हो रही है उसका रेट नहीं बढ़ रहा? आया ना, बढ़ रहा है उसका रेट। वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है ही नहीं। मतलब आपके पास वो इकट्ठा है तो देर सवेर वो आपको बहुत बड़ी वैल्यू दे करके जाएगा। तो व्हाई आई मीन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, बिकॉज ये आपके साथ एक ऐसे एसेट क्रिएट करता है जो हमेशा एप्रिशिएटिंग होते हैं, प्लस इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक आदमी को 1,000 करोड़ का बेचना चाहो तो बेच सकते हो। तो जहां पर ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा वहीं ज्यादा कमीशन भी मिलेगा। तो इस वजह से हम इस इंडस्ट्री में, अब इंडस्ट्री के बाद क्या चूज करना है? कंपनी। कंपनी का मतलब कंपनी का मतलब यही होता है। वो तो बाकी तो नाम ऑफिशियल नाम है, असली में तो कंपनी का मतलब साथ ही होता है। तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। सेम टू यू। तो आप सही कंपनी में हैं। सही कंपनी में मतलब थैंक यू सो मच, सेम टू यू सर। सही साथ में है। और सही साथ यानी सही दोस्ती ही आपको सही कामयाबी दिला सकती है। और सही बात यह है कि वो कंपनी कंपनी का मतलब सही वक्त में साथ नहीं, हर समय साथ। दोस्त अगर मर्डर करके भी आ जाए और फिर भी अब उसे पता है कि मरना तय है लेकिन दोस्ती है, तो भी वो लाश ठिकाने जाएगा। लेकिन जिसने नहीं करा मर्डर, वो भी उसके साथ लाश ठिकाने लगवाने चला जाएगा। भाई अब तो कुछ नहीं कर सकता, कर दिया इसने मर्डर, साथ ऐसा नहीं करवाने आपसे, लाश ठिकाने नहीं लगवानी। मतलब ये है कि जब हम सही कर रहे हैं काम, सही तरीके से कर पा रहे हैं तब भी है, अगर हम कहीं अभी तक उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तब भी है साथ। क्योंकि साथ दोनों तरफ से होगा। कंपनी भी आपको पूरा अपना सहयोग करेगी, आपको भी अच्छे बुरे वक्त में साथ रहना है। तो वो साथ अगर कोई आपने ज्वाइन करना है या कंपनी किसी के साथ अपने इन्वॉल्व होना है, तो अगेन क्या चाहिए? नॉलेज। तो अगली पहली नॉलेज किस चीज की चाहिए थी? इंडस्ट्री की। अब क्या चाहिए? कंपनी की। अभी तो प्रोडक्ट तक पहुंचा ही नहीं, मैं क्या है। तो उस कंपनी की नॉलेज लेंगे तो नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने से फेथ का जनरेशन होगा, और वो फेथ पूरी ताकत से आपका आपके क्लाइंट तक जाएगा कि सर सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी का निवेश करना चाहिए, और करना चाहिए तो सर वी आर वन ऑफ द बेस्ट। वी आर नॉट द बेस्ट, वी आर वन ऑफ द बेस्ट। मैं ही सबसे अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छों में से एक। एंड फाइनली प्रोडक्ट क्या है हमारा? नहीं, हमारा प्रोडक्ट को ध्यान रखिए, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। प्रोजेक्ट है मेरा धुलेरा, नैमिष, बनारस, अयोध्या, इज ऑल आवर आवर प्रोजेक्ट्स। प्रोडक्ट मेरा है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। यू हैव द मनी, आई हैव द अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जहां पर मैं आपके पैसों में रियल ग्रोथ या रियल वैल्यू ऐड करके दे सकता हूं। तो अब फाइनली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आरएबी के साथ है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहां होती है रियल एस्टेट के अंदर, ये जानना जरूरी है।
रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ होती है? जहां सारा विकास हो चुका है या जहां विकास होना अभी शुरू हुआ। सबका जवाब एक ही या अलग अलग? किस वाले में? जहां विकास हो चुका है उसका नंबर 1 है, जहां अभी विकास की शुरुआत हुई है नंबर 2 है। नंबर 2 है। कोई नंबर 1 वाला है? नहीं। तो ये तो क्लियर है कि हम कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहे हैं कि भैया हम वहां काम कर रहे हैं जहां आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जहां अभी ग्रोथ की शुरुआत हुई है, जहां अभी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। क्लियर? जो डेवलपमेंट हो चुकी है, जो शहर विकसित हो चुके हैं, देखने में खूबसूरत ये लगते हैं या जहां अभी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है वो लगते हैं? नंबर 1। क्लियर? ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि जब हम एक इन्वेस्टर के साथ बात करते हैं और उसके साथ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, तो उसका माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए कि आप कुछ ऐसा खरीदने जा रहे हैं जो अभी खूबसूरत नहीं, खूबसूरत बनने के प्रोसेस में, और यही प्रोसेस आपके 1 रुपए को 4 रुपए से 40 रुपए तक कर सकता है। जब ये बातें होती हैं अभी तक प्रोजेक्ट तक पहुंचना ही नहीं है। सेल्स में सबसे बड़ी गलती होती है पहली मुलाकात में सीधा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन में भी सीधा अपने प्रोजेक्ट का नक्शा, ब्रोशर। मीटिंग होती है, लोग कहते हैं कि सर ब्रोशर दे दीजिए। क्या होगा ब्रोशर से? ब्रोशर उसको देना है जिसको रहने के लिए कोई घर लेना है। उसको पता है कि मैं सिद्धार्थ विहार में ढूंढ रहा हूं अपने लिए घर, अपनी प्रॉपर्टी का ब्रोशर भेज दो, रहने के लिए लेना। उसको पता है एग्जैक्टली मुझे कहां लेना है, तो उनमें 10 में से 1 को छांटना है। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करना है कि क्लाइंट की एग्जैक्टली नीड क्या है और क्या वो नीड आपके द्वारा पूरी हो सकती है, तभी प्रेजेंटेशन तक जाना है। और उस प्रेजेंटेशन से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्या आप उस तरीके से सोचते भी हैं। मतलब क्लाइंट, हो सकता है क्लाइंट का थॉट प्रोसेस वो हो ही ना जो हम उनको डालना चाहते हैं। और जैसे ही आपने बात करी शुरुआत में कि सर हम लोग रियल एस्टेट में काम करते हैं और हमारा प्रोजेक्ट है धुलेरा, अभी बातचीत कुछ नहीं, डायरेक्टली धुलेरा। और धुलेरा बोलते ही वो कह रहा सर वो तो 1000 किलोमीटर दूर है, मैं तो नहीं करता हूं। तो आपको क्या मिला उससे? कि रिजेक्शन जो है वो तब हुआ जो नहीं होना चाहिए। और रिजेक्शन जब आता है तो क्या होता है? डिप्रेशन, डिमोटिवेशन, वटेवर, जो भी आप कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हैं, डिप्रेशन। और ऐसा आपने 10 लोगों के साथ कर दिया और 10 के साथ यही आया, तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया कि आप गलत काम कर रहे हैं। आप सही डिप्रेशन हो गया पूरा, अब 11वें आपके निकार आ गई। जबकि ये रिजेक्शन होता ही नहीं अगर आपने पहले 2 काम प्रॉपरली किए होते, क्लाइंट का नीड एनालिसिस और दूसरा उसका फाइनेंशियल एनालिसिस। एक्चुअल में उसने आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं किया है, उसने आपको ही रिजेक्ट करा है। प्रोडक्ट का रिजेक्शन अगर ज्यादा लोगों का हो रहा है तो हमारे प्रोडक्ट में कमी है। और प्रोडक्ट का रिजेक्शन आफ्टर फुल प्रेजेंटेशन हो रहा है तब तो समझ में आता है कि हमारे उसमें कमी है। और फुल प्रेजेंटेशन तब होगा जब क्लाइंट की एक्चुअल नीड तो थी, उसे मेरा प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। क्लाइंट की एक्चुअल नीड तो वही थी कि उसे धुलेरा में ही, फेदरा पीपली पर ही प्लॉट लेना था, लेकिन उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया, तब हमारी कमी होगी। लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि क्लाइंट की नीड अगर एक्चुअल में धुलेरा है, यानी इन्वेस्टमेंट वो चाह रहा है और धुलेरा में चाह रहा है और फेदरा पीपली भी समझ में आ रहा है, हो ही नहीं सकता कि वो आरएवी के अलावा किसी और का खरीदे, ये गारंटी है। वहां वी आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट, वी आर दी बेस्ट। एट द फेदरा पीपली रोड हम सबसे बेहतर हैं। ये क्यों है? इसलिए नहीं कि मैं काम कर रहा हूं इसलिए बेहतर हो गया। एक्चुअल में जो हम वहां पर दे रहे हैं वो पूरे 10 किलोमीटर के पैच में एक भी डेवलपर ने नहीं दिया है। ऑल इंटीग्रेटेड सोसाइटी, जिसके अंदर आपको सारी एमिनिटीज एक जगह पर मिलती हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मंदिर हो, चाहे आपका खेलकूद की कुछ जगह देनी हो, बैंक्वेट्स देने हो, जिम्नेजियम देने हो, स्विमिंग पूल देना हो, क्लब हाउस देना हो, ये सब चीजें एक ही बाउंड्री के अंदर लगभग 4000 प्लॉट के साथ
नहीं तो लोगों ने स्कैटर्ड प्रॉपर्टीज पे काम किया है। बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं, नाम उनके बड़े हैं, लेकिन काम इतने बड़े नहीं है। काम बड़े का मतलब बड़े तो हैं, अच्छे नहीं। 200 प्लॉट का एक यहाँ काट दिया, 200 प्लॉट का यहाँ काट दिया, 200 प्लॉट का यहाँ काट दिया, नंबर ऑफ डिलीवरीज हो गई 10, लेकिन एक भी इन्वेस्टर के एग्जिट के लिए ध्यान में रखते हुए नहीं है कि आज तो वो खरीद लेगा, कल को जब बेचने जाएगा तो बिकेगा नहीं, क्योंकि किसी पे भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से एंड यूजर आता है। तो जब भी किसी को एज एन इन्वेस्टर कोई प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं, तो उसके माइंडसेट में ये भी क्रिएट करना जरूरी है कि सर जब आप ये खरीद रहे हैं तो ठीक है, सोचिए तब का जब आप इसे बेचेंगे तो जिसे बेचेंगे वो क्यों लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसमें समस्या कहां कहां आती है बताता हूं। सर आप तो 15 लाख रुपए में मुझे प्लॉट दे रहे हो, मुझे तो 5 लाख रुपए में मिल रहा है वहां। पहली समस्या, जब मार्केट में जाओगे वही प्लॉट। दूसरा, सर आप 15 लाख में दे रहे हो, मुझे एक और 15 लाख में मिल रहा है, और साथ में वो 1% मंथली का रिटर्न भी दे रहा है जो आपसे नहीं मिल रहा। 2 भी मिल रहा है, 2.5 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, नहीं बिकेगा तो 5 भी। पहले 5 भी मिलता था। हाँ हाँ, ये रिसर्च का विषय, जाइए आपको 5% मंथली वाला मिल जाएगा। नाउ ये प्रॉपर्टी 15 लाख की अगर है और ये 5 लाख की अगर है, तो हमें ये मैच करना है कि इतना अंतर है क्यों। क्या सेम प्रॉपर्टी 15 लाख में मिल रही है? तो हम गलत हैं। अगर उसकी आप 5 लाख की पहचान करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले क्या होगा? लोकेशन, then legalities, then amenities and connectivity. Connectivity with all the transportation, बस अड्डा, रेलवे, एयरपोर्ट, मतलब जो कनेक्टिविटी आपकी साइड से है, ये सारी चीजें अगर एप्पल टू एप्पल मैच कर रही हैं, और एक 15 लाख का दे रहा है, दूसरा 5 लाख का, तो कहां से लेना है? 5 लाख। तो ये संभव नहीं, पहली गलती। तो जो ये लेने वाले लोग हैं वो आज तो खरीद लेंगे, बेच नहीं पाएंगे। तो वो धोरा के नाम सुन के ही लेते हैं, वो लोकेशन भी देखते हैं, लोकेशन कहाँ पर है। अभी मेरे साथ भी ऐसे क्लाइंट आए इन्होंने धुलेरा के नाम पे ले लिया, भावनगर के पास जाकर के, बाद में आए यहाँ पर तो एग्जैक्टली पता चला। TP5 TP6 के पास सुन। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न्स देती है, या यूजर जब फाइनल आता है, फाइनल यूजर आता है उस जगह को उसे इस्तेमाल करना है। अब वो जब इस्तेमाल करना है ना, तो उसके लिए कीमत से ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट है। उसका लोकेशन क्या है, उसके अंदर एमिनिटीज क्या है, जिस सोसाइटी में मैं रहने जा रहा हूँ देखेगी कैसे, उसके अंदर मैं जब रहूंगा तो मेरे को किन किन चीजों के लिए इनसाइड मिल जाएगा, किन किन चीजों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। जहां पर मेरी सोसाइटी है वहां पर मेरे बच्चों की स्कूल बस कैसे पहुंचेगी, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड का आगमन आसान होगा, या मना ही कर देगी फायर ब्रिगेड आने से, भैया तुम तो बहुत अंदर रहते हो जलो। क्यों? क्योंकि आपने 5 लाख में ले लिया था, तो अब टाइम आ गया उसकी वसूली का। तो आप कहाँ ले रहे हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको इसकी जांच करनी पड़ेगी कि आप वाकई में सच बोल रहा हूँ, फेडरल ऐसी है, इसके अंदर सारी चीजें चल रही है। तो जो एंड यूजर आता है, अब ऐसी जब चीज बनती है जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल नहीं होती, इनकी लिमिटेशंस होती है, स्कैरसिटी होती है। जैसे नोएडा के अंदर अट्टा मार्केट, सेक्टर 18, स्कैरसिटी इतना ही रहेगा, लेकिन नोएडा तो फैल रहा है यमुना एक्सप्रेसवे तक, तो वहां तो मिल जाती है आज भी 25,000 रुपए गज, 30,000 रुपए गज मिलती है, लेकिन अट्टा मार्केट का रेट कभी रोक ही नहीं सकता, स्कैरसिटी वहीं आना सब, क्योंकि सारी चीजों से कनेक्टेड है। ये फेदर पिपली रोड आपको समझना भी और जानना भी पड़ेगा, मानना नहीं है। क्या करना है? जानना है। ऐसे मानने से आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इन्होंने क्या दिया, मान लिया। एक लेवल शुरू होता है मानने से, उसके बाद जानने से होता है। उसको गहराई तक जानेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये जो चीज हम दे रहे हैं एक्चुअल में इसका बाहर आने वाला है कि 5 साल बाद कहेगा यही चाहिए मुझे, तब वो 15,000 के 50,000 देके जाएगा। दूसरा, ये 1% मंथली, सुने आपने किसी ने? अब इसको थोड़ा सा गहराई से जाएं।
आपने प्लॉट कहीं इंटीरियर में जाकर के इसलिए ले लिया 15 लाख का क्योंकि मेरे को 1% मंथली आ रहा है। अब उसके बाद आ रहा है एक्चुअल यूजर, जिसे आप इसे 5-7 साल के बाद बेचने जा रहे हैं। इसे कौन देगा? ये तो आपको मिला है, आपने तो इसलिए ले लिया कि 1% मंथली मिल रहा है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं जब इससे बाहर निकलना है, तो जब बाहर निकलना है उसे कौन सी स्कीम बेचेगा और कौन बेचेगा? वो हल्की चीज क्यों लेगा आपकी स्कीम? क्योंकि आप तो स्कीम भी नहीं दे रहे। पहले तो आपने हल्की चीज इसलिए खरीदी या खरीदवा दी क्योंकि आपको 1% की स्कीम आ रही है, क्लाइंट ने इसलिए ले ली, और आपने इसलिए दे दी क्योंकि आपको 20% का कमीशन ऑफर है। लेकिन एंड ऑफ द डे उस क्लाइंट के बारे में आपने सोचा ही नहीं कि ये कैसे बाहर निकलेगा, क्योंकि इसको बाहर निकलने के लिए अपनी इस चीज में एक नई क्वालिटी बतानी पड़ेगी, और वो क्वालिटी तो है ही नहीं। क्वालिटी होती तो 1% देने की जरूरत ही क्या होती? मैं आज की डेट में कई प्रोडक्ट्स में अपने बायबैक ऑफर करता हूं या रिटर्न ऑफर करता हूं। वो किसमें? जिसमें अभी क्वालिटी नहीं है, यानी जो अभी प्री लॉन्च में है, यानी जिसकी अभी परचेज चल रही है। मुझे आइडिया नहीं है कि इसको मैं कितना सक्सेसफुली कर पाऊंगा कितना नहीं। जहां मैं सक्सेसफुल करके बैठा हूं वहां को रिटर्न थोड़ी है, वो तो एब्सोल्यूट आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, रही है रजिस्ट्री कराइए, मेरे को क्या जरूरत है इसमें देने की। और जिस दिन मैं अपने उन प्रोडक्ट्स की भी क्वालिटी को वहां तक लेके चला जाऊंगा, उनमें से भी काम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा रिटर्न का। लेकिन आप सिर्फ इस वजह से बेच रहे हो हल्की चीज क्योंकि 1% मंथली आ रहा है, वो लालच बिक रहा है, और वो कमीशन का स्ट्रक्चर बिक रहा है जिसमें 20% सीधा मुझे आ जाना है। तो अगेन सर, प्रॉपर्टी खरीदते और खरीदवाते वक्त सिर्फ प्रॉपर्टी की ही लोकेशन, लीगैलिटीज, एमिनिटीज, कनेक्टिविटी की बात करनी है, स्कीमों की नहीं, या उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जो ऐसा काम कर रहे हैं। और इस मामले में हम नंबर 1 पोजीशन पर हैं, एटलीस्ट धुलेरा के अंदर भी, और वन ऑफ द बेस्ट हैं हम अगले आने वाले और प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें हमारा आता है अयोध्या। लेटेस्ट में आपने देखा होगा जो अयोध्या हमारा शुरू हुआ है, सबको आइडिया है? यस। अयोध्या की लोकेशन का आइडिया है आपको? लोकेशन अगेन नॉलेज का हुआ है, जितने लोगों को भी अभी तक प्रॉपर नॉलेज नहीं है अयोध्या की, अपनी अयोध्या बेचने का अभी काम नहीं शुरू करें, बिल्कुल भी। वहीं बेचें जहां पर नॉलेज है। जो बिल्कुल नए आए हैं, क्या करना है अगले 2 हफ्ते? नॉलेज किस किस चीज की? इंडस्ट्री कंपनी देन प्रोडक्ट एंड देन प्रोजेक्ट। इंडस्ट्री, कंपनी, प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट, तो ये 1 बाय 1 होना चाहिए। जब आप इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी रखेंगे, अगर आप कंपनी के बारे में पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे, तब प्रोजेक्ट आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। आपको ये पता होगा जब आरएवी लेके आ रहा है तो बढ़िया ही होगा। लोग जो कनेक्ट आपके प्रोजेक्ट से बाद में करते हैं, सबसे पहले वो आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए आपके अंदर वो गुण होने जरूरी हैं जो शुरू में बात हुई, एडिड वैल्यू की। वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। अब उसके बाद हल्का प्रोडक्ट भी बिक जाएगा, उसकी टेंशन नहीं, हालांकि हल्का है नहीं। अयोध्या की लोकेशन सर एक मिनट, धुलेरा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस। जी, जैसे एफसीजेड है धुलेरा का, उसका जो ऑलरेडी मास्टर प्लान बना हुआ है एफसीजेड का। धुलेरा में SIR है, ओके। स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का जो मास्टर प्लान है वो उसके अंदर ही बनेगा। वो तो 6 इंडस्ट्री, छोटे छोटे शहरों, वो तो इंडस्ट्रीज का हो गया ना सर? नहीं सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं है, उसमें आपका रेजिडेंशियल भी है, उसमें आपका रिक्रिएशनल यानी रिजॉर्ट भी आएंगे, उसके अंदर कमर्शियल्स भी आएंगे, उसके अंदर हाई राइज भी आएंगे, वो एक पूरा सिटी हो। अभी केवल जो गवर्नमेंट का ध्यान है या अथॉरिटी का, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे है। इनिशियली कोई भी शहर जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के लिए अलॉट करती है तो उसका पहला काम है इंडस्ट्रीज का सेटअप कर, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो जॉब आएगी, उसके बाद लोग रहने के लिए आएंगे, रहने के लिए आएंगे तब उनको घर परिवार बसाना होगा। तो उसका काम इनिशियल लेवल पे रेजिडेंशियल का जो होता है वो उस सीमा के बाहर होता है, क्योंकि अभी अथॉरिटी ने रेजिडेंशियल के लिए अप्रूवल्स देने स्टार्ट नहीं किए। जैसे आप बैठे हुए नोएडा में, नोएडा क्या है? अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है पूरा, नोएडा का तो नाम ही यही है। नोएडा के अंदर जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ, जब जॉब आई, तो सबसे पहले नोएडा में रेजिडेंशियल नहीं बना, रेजिडेंशियल इसके आउटस्कर्ट्स में हुआ। आउटस्कर्ट्स जैसे कौशाम्बी, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, ये थोड़े से अच्छे इलाकों में थे जो कि आवास विकास के अंडर में आते थे या गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में आते थे।
तो इनका विकास जीडीए ने और आवास विकास ने किया, और नोएडा की अथॉरिटी ने नोएडा का विकास किया। उसका पहला मकसद था इंडस्ट्रियल का, बहुत लेटर स्टेज में जाकर के वो रेजिडेंशियल की तरफ काम करते हैं, लेकिन इससे पहले ही आपका ये डेवलप हो चुका था। इंदिरापुरम 20 साल पहले ही डेवलप होना शुरू हो गया था, और ये तो फिर भी प्लान्ड है। आपके पीछे वो है थोड़ा कॉलोनी, नाम सुना है? यस सर। वो पूरी अनप्लान्ड है, लेकिन क्योंकि जॉब्स इतनी ज्यादा आ गई थी, लोगों को कहीं ना कहीं जगह चाहिए थी, जैसे ही मिल जा रहे वहां लोगों ने लेना शुरू किया। और आज की डेट में अगर रेट का पता करेंगे तो उनमें इक्वल, अच्छी कॉलोनी और कच्ची कॉलोनी दोनों के रेट सेम। तो प्रॉपर्टी में तो ये बात आती है कि डिमांड कहाँ है, जितनी ज्यादा डिमांड है उसके बाद उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट अभी प्राइवेट डेवलपर्स का है वो सबका बाहर है। जैसे ही अथॉरिटी की तरफ से अलॉटमेंट शुरू होगा तो अंदर भी हम लोग अपना काम शुरू कर देंगे, लेकिन वहां ज्यादातर प्लॉटिंग तो कम रहेगी, कंस्ट्रक्शन वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा रहेंगे, तो वो SIR रीजन के अंदर रहेगा। तो अभी बाहर का डेवलपमेंट ऐसे मानिए जैसे नोएडा के लिए कौशाम्बी, और उसमें भी सबसे प्रीमियम जगह जो है वो फैदरा पिपली रोड है। उसका कारण है कनेक्टिविटी। स्टार्टिंग में ही सर, हाँ जी, स्टार्टिंग में ही TP1 से लेकर TP5 तक है ना। हाँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल TP1 के नजदीक आता है ना, TP6 तो बिल्कुल नीचे भावनगर की तरफ आता है। मुझे दुलारा में अभी भी सबसे महंगी जमीन जो है वो यहीं पे है। आप अगर जोलेरा के अंदर परचेज करेंगे सस्ती है लैंड, बाहर महंगी है। चलिए अयोध्या की बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने अभी तक अयोध्या पे काम किया है? क्या काम किया आपने? फार्म हाउस और स्टूडियो, ये सब। अयोध्या की नॉलेज है आपको उस जगह की, भविष्य की भी। वो भविष्य जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे एज अ कस्टमर, तब तक आप एज अ सेल्समैन उसको प्रॉपरली बता नहीं पाओगे। अयोध्या में सबसे पहला सवाल जब आप हम लोग बेचते हैं अपने क्लाइंट से, सबसे पहला सवाल वो क्या पूछता है? मंदिर से कितना दूर है? सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि उसे अयोध्या का मतलब एक ही पता है, राम मंदिर। मंदिर से लगभग हमारा 14 से 15 किलोमीटर के आसपास दूरी आती है इस प्रोजेक्ट की। दो अलग अलग रास्ते हैं, ये वो हाईवे है और यहाँ पर सरयू नदी है। अयोध्या बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और जो मंदिर की बात है, मंदिर के आसपास का जो एरिया है वो पहले से ही बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। गया है कोई वहां पे? डेवलपमेंट होने के बाद गए हैं, उससे पहले गए? पहले गए हैं। जो लोग पहले गए हैं उन्होंने अभी का जो रास्ता देखा होगा, जो लता मंगेशकर चौक से वहां तक जाता है, वो काफी बड़ा हो गया। पहले नहीं था ऐसा, बहुत नैरो था। लेकिन उसको चौड़ा किस लिए किया गया, क्यों? क्योंकि पहले लोग नहीं आते थे, इतने फुटफॉल कम था, तो जितना था उससे काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही मंदिर का वर्डिक्ट होने के बाद लोगों के अंदर आस्था तो पहले से छुपी हुई थी, अब वहां पर डेवलपमेंट हुआ तो लोगों का आना जब शुरू हुआ, सॉरी डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी लोगों का आना शुरू हुआ, तो सबसे ज्यादा जरूरी था इस रोड को चौड़ा करना, फैलाना। वो देखा आपने, तो 2-3 किलोमीटर का एक पैच है जो पूरी तरीके से अब वाइड कर दिया गया। और जब ये वाइड किया गया तो ये लोग जो थे, इनका क्या हुआ? जो लोग बसे हुए थे उनका क्या हुआ? सब लोगों को उनकी रोजी रोटी जो चल रही थी सब दिक्कत हुई, हटाया गया, किसी भी वजह से रहा तो नाराजगी हुई। और ये एक दुकान, मतलब एक दुकान नहीं, कई परिवारों से कनेक्टेड रहता है। और जब ऐसा हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुए तो जिन्होंने ये मंदिर बनाने का ठेका ले रखा था वही हार गए। हाँ जी, पता है आप लोगों को ये बात? हाँ, लेकिन ये जरूरी था उस लोड को ध्यान में रखते हुए। आज भी यहां पर जाने वाले हजारों लाखों लोगों की एक समस्या है बहुत तगड़ी, वो ये है कि इनके पास स्टे के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि अयोध्या इस तरीके का डेवलप ही नहीं किया गया था कि अगर पब्लिक आए तो वो रुक पाए। रुकने की जगह ही नहीं है पूरे अयोध्या के अंदर। मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक भी 5 स्टार होटल नहीं। एक होटल रामायणा के नाम से सबसे बढ़िया होटल है, उसको वो 5 स्टार होटल बोलते हैं, लेकिन वो किसी भी एंगल में 5 स्टार के आसपास भी नहीं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी अगर आए
तो उनके पास अयोध्या में रुकने की कोई जगह नहीं, तो फिर क्या करना होता है? भारी वाला। वो बाहर ही जाएगा, आदमी बाहर जाएगा। नहीं नहीं, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो तो और निकल करके वापस अयोध्या से या तो वापस अपने घर आ रहा है फ्लाइट पकड़ के, या आसपास के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है जहां पर भी व्यवस्थाएं हैं, और सबसे पास में लखनऊ है उसके, तो वहीं आते हैं वो लोग। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक्चुअल में अयोध्या का विकास तो नहीं हो पाएगा। जब तक पब्लिक रुकेगी नहीं तब तक वहां पर खर्चा करेगी नहीं, टूरिज्म डेवलपमेंट होगा नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। अब प्रॉब्लम फिर से क्या है कि ये जितना इलाका है ये पहले से इतना बसा हुआ कि आप इसको तोड़ के नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। तो आपको सुविधाएं देनी है और साथ ही साथ अपने लोगों को तंग भी नहीं करना है। तो वो जगह ढूंढनी होगी जहां पर अभी विकास नहीं हुआ है लेकिन जगह अवेलेबल है, अच्छी है। और उसके लिए ये जो 10 किलोमीटर का कच्चा रोड हुआ करता था आज से 4 साल पहले, इसको बंधा रोड बोलते थे, जैसे पुश्ता होता है वो भी कच्चा पुश्ता है, जिसपे सड़क नहीं होती थी, केवल ट्रैक्टर और बुग्गी चला करती थी, कार जा ही नहीं सकती थी, जाती तो फंस जाते हैं। उस 10 किलोमीटर के पैच को, ये पहले से क्लियर था, 4 लेन हाईवे के रूप में कन्वर्ट किया गया, जो कि 2 हाईवे से मिलाता है। एक्चुअली एक ही हाईवे है, एक तरफ जाता है गोरखपुर के लिए और एक तरफ जाता है अकबरपुर के लिए, और ये बीच में ये 10 किलोमीटर का एक पैच है, जिसके एक तरफ सरयू नदी है पूरी, और दूसरी तरफ जो खाली एरिया था इसको अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने कंट्रोल में लिया, और इसके लिए धीरे धीरे इसको रेजिडेंशियल और अलग एक्टिविटीज के लिए देना शुरू किया। अब ये बिल्कुल खाली जगह पर है, इसलिए कोई समस्या नहीं किसी भी तरीके का, चौड़ीकरण के लिए प्रॉब्लम नहीं आई। और आज इस जगह पर आप जाएंगे तो देश के सबसे बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने आज यहाँ पर काम शुरू किया। ये दूरी जरूर 14 से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन मंदिर तक जाने में मैक्सिमम आधे घंटे का वक्त लगता है। और जब ये बनेगा तो अब इसके साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं भी शुरू हो गई है, हो रही। और सबसे पहले इसके कॉर्नर में यहाँ पर नया अयोध्या का बस अड्डा तैयार किया गया, और उसको तैयार करने के लिए ग्रुप है ओमेक्स, जिसको ये दिया गया है, वो तैयार भी करेगा बस अड्डे को, और अपनी जगह पर वो उसमें हाई राइज बना करके बेचेगा भी, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। इसी रोड पर ही आपके एक तरफ बहुत बड़ा ग्रुप है आपके बॉम्बे का, अभिनंदन लोधा ग्रुप, जो कि अपनी प्लॉटिंग कर रहा है। लीला होटल जो आ रहा है वो इस पे ही आ रहा है। लीला होटल बन रहा है, कोई गया आप में से देखता है, देखा है बनते? लीला होटल मतलब रियल का 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल में बड़ी कंफ्यूजन है। मैं, संजय जी हमारे हैं, वो एक जगह है सासाराम, बिहार में। सासाराम में एक गांव है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, डेहरी ऑन सोन। तो एक बार मुझे बुलाया उन्होंने वहां पर एक मीटिंग के लिए कि सर आ जाओ, आपकी व्यवस्था कर दी है 5 स्टार होटल में रहने के लिए। पहुंचने के पहले तो मैं इसी शौक में था कि डेहरी ऑन सोन में 5 स्टार होटल हो सकता है क्या। तो मैं गया, रात के अंधेरे में, पेट्रोल पंप सा था उसके पीछे था, तो वो 5 स्टार होटल नहीं था, वो होटल 5 स्टार था, उसका नाम ही 5 स्टार था। ये रियल घटना है, बहुत बढ़िया। मैं सपने संजोता हुआ गया था 5 स्टार होटल, रात भर मच्छर मारता रहा, होटल 5 स्टार। तो जो रामायण आया भी वैसा है, लीला एक्चुअल का 5 स्टार होटल है। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, काम शुरू करना पहले जाके देखो, वो युद्ध स्तर पे बन रहा है। तो इस लोकेशन का कोई तोड़ नहीं होने वाला, ये वहां का मरीन ड्राइव बनने वाला। एक तरफ सरयू नदी बह रही होगी और दूसरी तरफ आप 15वें फ्लोर पे, 14वें फ्लोर पे, अपने फ्लोर पे खड़े होकर के उसको देख रहे होंगे। उस जगह की वाइब्रेशन ही अलग हो। एनटीपीसी का प्लांट है यहाँ पर, 40 मेगावाट बिजली उत्पादन का काम वो यहाँ पर कर रहा है, और धीरे धीरे ग्रुप्स वहां पर अब अपने आप को एनरोल कर रहे हैं। जिन लोग लैंड पहले से परचेज कर गए उनके लिए थोड़ा सा फिजिबल है, जो अब परचेज कर रहे हैं उनकी फिजिबिलिटी आउट होती जा रही है, क्योंकि लैंड की कॉस्ट बढ़ गई। भाई जब कच्चा माल था तो किसान शायद 1 रुपए की चीज बेच रहा था, अब 4 लेन हाईवे बन गया तो 4 रुपए की बेच रहा है, तो फिजिबिलिटी खराब हो गई है। मार्केट का रेट उनके लिए बेचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो आज के रेट पे खरीद के बेचेंगे। तो जो पुराने बैठे थे वो कर सकते हैं। और आज इस जगह पर जो रेट है, 2 चीजों के बताता हूँ। हम लोग मिक्स लैंड यूज में काम कर रहे हैं, ओमेक्स और इसका जो मैंने नाम बताया आपको अभिनंदन लोधा का, ये अलग अलग में कर रहे हैं। एक प्लॉटिंग में कर रहा है और एक स्टूडियोज में कर रहा है। स्टूडियो का रेट है सर 16,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, प्लस एडिशनल चार्जेस लगभग 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हैं। ये रॉ है, ये फर्निशिंग के लिए। और अभिनंदन लोधा ग्रुप जो बेच रहा है वो बेच रहा है इस वक्त 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लॉट, सेम रोड, इसी रोड पे आपका प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च स्टेज में। लॉन्च रेट हमारा जो है स्टूडियो का इनसे कितनी दूरी है आपकी? लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है हमारी अभिनंदन लोधा के से, देखेंगे सेम साइड में या अपोजिट साइड? सेम साइड,
नहीं लोधा के इसी साइड में, लोधा के साइड में एक ही लाइन में ना। एक ही लाइन। Side to side. और हमारा जो आता है सर, वो आता है आपका जो एक पिलग्रिमेज वहां पर डेवलप कर रहा है। अगर मेरी पूरी बात नहीं हुई है, पूरी बात हो जाएगी तो आपके सवालों का आंसर मिल जाएगा। आई थिंक मैं पूरा बताऊं तो लोकेशन तो सारा पड़ेगा। हाँ, अभी तो आप गए हैं, एक बार आकर बताइएगा। दशरथ समाधि रोड, दशरथ समाधि वहां पर है। कोई भी व्यक्ति जो अयोध्या में आए, वो सिर्फ एक दिन का दर्शन करके वापस नहीं जाए, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि उस जगह के अट्रैक्शंस को बढ़ाया जाए, ताकि वहां आकर के रुके लोग, 2 4 5 दिन गुजारें। और वो रुकने के लिए 2 चीजें करनी होंगी। एक तो नए अट्रैक्ट, जो पुरानी जो बहुत पुराने जो चीजें हैं उनको सही किया जाए, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाई जाए, उनको नया रूप दिया जाए, प्लस कुछ नए अट्रैक्शंस क्रिएट किए जाए। और तीसरा ये कि उनके रुकने की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाया जाए कि अच्छी क्लास के लोग वहां पर रुक पाए, वरना वो रुकेंगे नहीं। अच्छे होटल्स चाहिए, अच्छे रिजॉर्ट्स चाहिए, अच्छे कमर्शियल प्लेसेस चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो रुकेगा तभी। ये टूरिज्म खासकर जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म में हर क्लास के लोग आते हैं, वो लोग भी जो धर्मशालाओं में रुकते हैं और वो लोग भी जो 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट्स में रुकते हैं। तो ये जो मरीन ड्राइव है, ये हाई क्लास जेंट्री को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। जब वो आएंगे तो समय गुजारेंगे। अभी इसी रोड पर ही 251 मीटर की जो राम जी की मूर्ति है प्लान, उसके लिए भी इसी रोड के ऊपर ही है वो, इस साइड में, दूसरी साइड में। प्लस दशरथ समाधि को और अपग्रेड किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ मंदिर तक ना रुके, इधर भी आए। तो इसी रोड पर हम लोग जो लेकर के आ रहे हैं, हमारी जो लॉन्चिंग रेट है वो है 9,999 रुपए पर स्क्वायर फीट स्टूडियो का, प्लस ऑलमोस्ट वही 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास में आपके ऑल चार्जेस आ जाएंगे। 2,000 2,000 जी। और प्लॉट का रेट हमारा लॉन्च होगा सर 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में। इसमें लगभग आप मान के चलिए 10% के आसपास आपका अदर चार्जेस के इंक्लूजन रहेगा, जिसमें सारा डेवलपमेंट रहेगा। और ये कंप्लीट एक जो लग्जरी क्लास का जो होता है वो हम लोग बना रहे हैं। स्टूडियोज फ्रंट पे रहेंगे, प्लॉटिंग पीछे रहेगी। नीचे में आपका 2 फ्लोर कमर्शियल, उसके बाद 1 फ्लोर मल्टीप्लेक्स का, उसके ऊपर लगभग 14 फ्लोर का हमारा स्टूडियोज है, 3 टावर, लगभग 500 स्टूडियोज। और पीछे प्लॉटिंग 1,000 स्क्वायर फीट की, लगभग 150 प्लॉट के आसपास। अभी जो प्री लॉन्च में जा रहा है, प्री लॉन्च किस लिए, जो मैंने शुरू में बताया कि जहां अभी अप्रूवल्स हमारे आने बाकी है, जहां पर अभी हम लोगों को लगता है कि 7 8 महीने का वक्त लगे, तो यही प्रोडक्ट आपको मिल रहा है 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में, एक ही प्रॉपर्टी में। हाँ, वो रास्ता उतना ही गैप जितना रास्ते के लिए चाहिए, लेकिन ये एक ही प्रांगण के अंदर है। मतलब आपका एंट्री अलग होगी, लेकिन एक ही हुआ। 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको ये मिल रहा है, जो वहां पर आज की डेट में 16,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट। और प्लॉटिंग जो 12,000 वाली है वो आपको 7499 पर स्क्वायर फीट में, ये प्री लॉन्च में जा रहा है। ये अयोध्या का। तो आप आज ही अगर इसको बुक करते हैं तो प्री लॉन्च के रेट का आप फायदा ले सकते हैं। उसमें भी पहली कुछ यूनिट्स, इसमें भी कुछ रिबेट पे अवेलेबल है। वो लोग आप जी कुछ पूछा जा रहा है, 2,000 इसको मैं डिटेल में दे दूं, डिटेल दूं क्या 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 इंक्लूड है। एक मिनट, एक बार साइकिल से बताओ। साइज सर 532 स्क्वायर फीट का है और 968 स्क्वायर फीट का है। एक्चुअल में आपको अगले हफ्ते के दौरान ही आ जाएगी पिक्चर। इसमें सर ईडीसी, आईडीसी, फायर फाइटिंग चार्जेस, फायर फाइटिंग मेंटेनेंस के ये 200 200 और 100 पर स्क्वायर फीट है सब कुछ। इसके अलावा आपका पावर बैकअप जो आपको मिनिमम 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका जाता है, और 3 kVA मिनिमम चाहिए होता है 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। पर, नहीं सॉरी 25,000 रुपए पर kVA, 25,000 पर स्क्वायर फीट। IFMS 100 रुपए पर स्क्वायर फीट की पोजीशन के बाद जाएगा।
इसके अलावा आपका फर्निशिंग जो कंप्लीट फुल्ली फर्निश्ड रहेगा, 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका। फुल्ली फर्निशिंग में आपके ऑल सैनिटरी फिटिंग्स, वार्डरोब्स, मॉड्यूलर किचन, डबल बेड विद मैट्रेस, बोथ साइड टेबल, स्टडी डेस्क, चेयर एंड 2 चेयर विद सेंटर टेबल एंड कर्टेन, ये सारा आपका इस फर्निशिंग में 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के अंदर जाएगा। इसके अलावा आपका क्लब चार्जेस 1.5 लाख रुपए और कार पार्किंग 2 लाख रुपए, ये वन टाइम जाने हैं आपके। एंड देन पीएलसी, व्यू पीएलसी अगर आपका रिवर फेसिंग है तो 10% है आपका पीएसपी का, और फ्लोर पीएलसी जो है वो 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक है, ऊपर के 4-5 फ्लोर तक और नीचे के 4-5 फ्लोर तक, बीच के फ्लोर्स पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जीएसटी एज पर गवर्नमेंट, एक्चुअल में 12% है अभी, लेकिन अभी हाफ कंपनी अपनी तरफ कर रही है उस समय तक। ठीक है सर, कुछ और गौरव जी? नहीं, मतलब अप्रोक्स 2,000 रुपए स्क्वायर फीट बोला है मैंने, आप उसको इंक्लूड करेंगे तो 2,200 जो भी आएगा वो आ जाएगा, तो लगभग ये आपके चार्जेस हैं, ये सभी प्रोडक्ट के अंदर रहता है। तो मैं कहा था इस पे, तो इसका जब आप फील लेंगे कि एक जगह पर वहीं इस वक्त 16,000 रुपए स्क्वायर फीट में प्लस अदर चार्जेस में चीजें जा रही हैं, आपको मौका मिल रहा है मात्र 6,000 रुपए स्क्वायर फीट में वहां अयोध्या नगरी में अपना एक 1 BHK 2 BHK जो भी है, मतलब स्टूडियो या उससे बड़ा 968 स्क्वायर फीट जो आपका बड़ा वाला साइज है, उसमें आपका एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक मिनी किचन, ये सारा इंक्लूड उसके अंदर रहेगा। 968 स्क्वायर फीट सुपर एरिया होता है, इसमें 50% आपके हाथ में आता है। तो ये अयोध्या एक बहुत बड़ा ऑप्शन है इस वक्त, अगर आप सही तरीके से कनेक्ट कर जाएंगे और बाकी दूसरे डेवलपर्स की भी जो एडवर्टीजमेंट है उसका फायदा भी आप लेके जाए, क्योंकि वो तो अपना अपना प्रचार कर ही रहे हैं। अब आपने जाकर के बताना है कि सेम लोकेशन है, प्राइस का फर्क है। इनका एरिया है अपना, ये पूरा रेरा अप्रूव होना है, मतलब बिना अप्रूवल के तो आएगा ही नहीं। ये अभी इसमें भाई मार्च अप्रैल तक का समय आपको लगेगा, पूरा 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 कंप्लीट बिना रेरा के हो ही नहीं सकता, चालू ही नहीं हो सकता। अभी सर लेआउट वगैरह कुछ आया नहीं? अभी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा लेआउट आपके पास। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेरा दोनों से अप्रूव है। कोई और सवाल? कॉन्ट्रैक्टर बोलो सर। कॉन्ट्रैक्टर हम खुद ही हैं, लैंड हमारे इन हाउस है आरएवी स्काई स्क्रेपर। लैंड कितने एरिया में? लैंड, हाँ ये अच्छा सवाल है। लैंड है सर 9.5 बीघा, 1 बीघा होता है 3,000 गज का। ये जो आफ्टर पोजीशन जो मेंटेनेंस जाएगा वो आपका पर स्क्वायर फीट पे जाएगा, वो लगभग 3 से 4 रुपए पर स्क्वायर फीट रहता है। जैसे हम लोग करते हैं हर जगह अपनी मेंटेनेंस वैसे उसमें भी नहीं, मेंटेनेंस तो हमारी ही होगी, लेकिन चार्ज देंगे ना आप। एकड़ में सर 9.5 बीघा है सर, 9 बीघा 9.5 बीघा इंटू 3,000, इतने गज हो गया, मतलब एक बीघे कितने 3,000 गज का। 5.5 एकड़। हाँ, अब एकड़ से अगर करना है तो आप 4840 से डिवाइड कर दीजिए, उतना आ जाएगा। और इसके अलावा सवाल सर? नहीं, तो अब ये आप बेच कब पाएंगे किसी को? जब आप कर नहीं पाएंगे, जब आपका भाव ये होगा कि हाँ यार ये तो एक ऐसी चीज है जो काम आ सकती है। मेरे कुछ क्लाइंट से, जो मेरे पुराने क्लाइंट थे, मैंने पिछले कुछ दिनों में बात की, जिन्होंने मेरे से ये स्टूडियो लिया और कुछ ने एब्सोल्युटली मना कर दिया। जो मेरे क्लाइंट हैं ऑलरेडी, जो हम पे फेथ करते हैं, लेकिन वो इस प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने नहीं लिया। और बहुत से हैं जिन्होंने कनेक्ट कर लिया, उन्होंने ले लिया। तो ये कनेक्शन आपका भी देखना जरूरी है कि आपका कनेक्शन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा प्रोडक्ट के साथ। ये प्रोडक्ट कौन लेगा? इन्वेस्टर? देखिए, इसमें केवल इन्वेस्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये दोनों यूजर और इन्वेस्टर, ये यूजर का भी प्रोडक्ट है। हाँ जी। जो मैंने कहा आपसे कि जरूरी नहीं है कि आप जो है जो खुद के लिए प्लान करते हैं वही सारी दुनिया प्लान करती है। सारी दुनिया का प्लान करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारा वो हो सकता है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक रात का 1.5 लाख रुपए का रेंट है, प्रॉपर्टी का नाम है 6 सेंस, एक रात का 1.5 लाख रुपए का रेंट है उसका, और वो फुल हाउस जाता है, अगले 3 महीने की बुकिंग नहीं है, तो हम में से बहुत सारे के सेंसेस ही खत्म हो जाएंगे सुन करके।
1.5 लाख पागल हैं तो ऐसे पागल बहुत सारे हैं। एक प्रॉपर्टी है सर पेमा वेलनेस, गूगल होगा आपके पास, चैट जीपीटी होगा, एक बार जरा इसका रैंक पता करके बताएंगे आप में से कोई? पेमा वेलनेस 1 नाइट स्टे पैकेज, पेमा PEMA, नाम भी नहीं सुना होगा आप में से किसी ने। चैट जीपीटी आप पास तुरंत प्रभाव से पता चल जाएगा। क्या आई नीड 7 नाइट स्टे एट पेमा वेलनेस, गिव मी द टोटल प्राइसिंग। हाँ जी 47,000 और 84,000। ये 47,000 की यूनिट का जरा साइज बताएंगे कितना? सिर्फ एग्जीक्यूटिव रूम है, दिस इज नॉट स्वीट रूम। स्वीट रूम का जो प्राइसिंग है वो 84,000 विदाउट एनी अदर सर्विसेज आ रहा है, उसमें जीएसटी पीएसटी प्लान 84,000 पर नाइट। एग्जीक्यूटिव रूम का 84,000, स्वीट रूम का पता कीजिए, हमने नहीं सुना हुआ है। एग्जीक्यूटिव जूनियर स्वीट है ना, छोटा साइज, जिसका साइज भी जो होगा 700-800 स्क्वायर फीट से ज्यादा का नहीं होगा, 600 स्क्वायर फीट। 600 स्क्वायर फीट की यूनिट का 1 नाइट का जो रेंट है 84,000 है। हम में से कई लोगों ने सुना नहीं था, और वो हाउसफुल रहता है। और ये एक नहीं है, अभी तो मैंने बहुत हल्के वाले का बताया पेमा वेलनेस। 1 30 का भी है इसमें। एक बार 6 सेंस का देखिए, 6 सेंस देहरादून और 6 सेंस बरनाला, मिलेगा जी। इनके रेंट पता कीजिए। तो आप कई दफा हम उस थॉट में होते हैं कि लगता है कि नहीं ऐसे लोग होते नहीं होते। जो अयोध्या या वृंदावन या हरिद्वार, जहां से इमोशंस अटैच होते हैं लोगों के, 86,000 पर नाइट। बोलो स्वीट, मैं तो 6 सेंस की बात करी, 6 सेंस का पता करिए। 91 ही है। अच्छा, उसमें सबसे छोटी यूनिट होगी 91,000 पर नाइट है सर। पर नाइट, ये दूसरा है। सिंगल रूम का। हाँ सिंगल रूम का। एक और पता कीजिए, नाद वेलनेस, NAAD, नाद वेलनेस। ये हमने सुने नहीं है, जाती नहीं तो सुनेंगे कहाँ से। लेकिन इसमें लाखों लोग जाते हैं, ये प्री बुक्ड होते हैं। नाद वेलनेस ही है, नजदीक में ही, ज्यादा दूर नहीं है ये। अब सोनीपत कोई ऐसी जगह भी नहीं है। आप देखिए जरा नाद वेलनेस कितने का है। 1,61,000 है सर। एक बंदे का ये 7 दिन का। 1% 1 पर्सन का 7 दिन का 7 nights 8,61,000। 8,61,000 7 नाइट का। पर नाइट क्या आ गया निकल के? सोनीपत की बात कर रहे हैं हम, कहीं गोवा देहरादून या विशाखापट्टनम की बात नहीं कर रहे हैं, या दुबई या सिंगापुर की बात नहीं कर रहे हैं। एंड दे आर फुल्ली पैक्ड। ऐसे ही बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज पर अपनी इसलिए जगह ले लेते हैं कि भाई मेरा जो आखिरी के दिन होने चाहिए यहाँ गुजरने चाहिए, या फिर मैं जब भी जाऊं तो मेरे को रेंट होटल में नहीं जाना, मेरा अपना एक यूनिट पड़ी रहे, या फिर मेरे एक शान का विषय हो कि मैं अपने रिश्तेदारों को बता सकूं अयोध्या जा रहा है, मेरा फ्लैट है वहां चला जाइए। इन वजहों से भी लोग लेते हैं, और हजारों लाखों की संख्या में लेते हैं। और आज की डेट में एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जो आपको एक एडिशनल फीचर देता है कि जब आप नहीं जा रहे हैं तो इस प्रॉपर्टी को उस साइट पे लाइव कर दीजिए। वो प्रॉपर्टी आपने आप रेंट आउट करेगी और आपके हिस्से का रेंट आपको दे देगी एयरबीएनबी। और ये संस्थाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी, और ये एयरबीएनबी जैसी संस्था हम इन हाउस क्रिएट करेंगे। आरईबी का अपना होगा कि आप उसे लाइव कर दीजिए, आरईबी का चैनल उसको काम करके देगा, लेकिन उसमें कुछ फिक्स नहीं होगा। जो एक्चुअल में जितना चढ़ रहा होगा आपके पास और हमारे पास आधा आधा होगा। 50 to 1 लाख का आ जाएगा रिटर्न। सर अगर आपकी यूनिट आज की डेट में सब प्राइस मिला के अगर 40 लाख की भी आती है, और अगर वो आपको एडिशनल है, ये इसके लिए नहीं है ये कि इससे कमाई है, ये एडिशनल है। मेरे एक दोस्त का तिजारा के अंदर फार्म हाउस पड़ा हुआ है, वो फार्म हाउस की सुरक्षा के लिए और उसकी मेंटेनेंस के लिए 30,000 रुपये महीना खर्च करते हैं कि जब भी मैं जाऊं तैयार मिले। वो कमा के नहीं दे रहा, वो बस है लेना है। क्यों? जैन लोग हैं, तिजारा उनका अपनी जगह है, उनको वो अच्छा लगता है कि वहां पर है, मेरा शान का विषय है। बहुत से लोग लेकर रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे हैं। हो सकता है हम ना हो वैसे, तो उस थॉट में जाना है कि लोग, बहुत सारे लोग लेंगे वहां स्टूडियो अपार्टमेंट्स लाइन लगा करके। आप तक पहुंचानी है बात आपने। 40 लाख में भी अगर आपका वो 10 नाइट भी निकल जाए रेंट पे, और दिन का 2,000 रुपये भी दे जाए, 2,000, तो भी 20,000 रुपये की आपकी एडिशनल कमाई हो जाए। प्रॉपर्टी आपकी, इतने रेंट यहां पर नहीं आते, और आप उसके मालिक हैं। तो कह रही है पर्पस ये वाला नहीं है। जिसका पर्पस ये वाला है उसके लिए हमारा धुलेरा वाला है, जो धुलेरा में होटल हम बना रहे हैं, जो हम अपना नैमिश में 5 स्टार रिजॉर्ट बना रहे हैं, उनका पर्पस उसमें क्लियर होता है।
तो अयोध्या में तो इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि उनका अपना एक घर हो, एनआरआईज तक चाहते हैं कि अपना एक प्लॉट पड़ा हुआ रहे वहां पर। इसीलिए अभिनंदन लोधा जैसे ग्रुप 1,80,000 रुपए गज में, यानी लगभग 1,60,000 रुपए गज में, 18,000 स्क्वायर फीट में अपना माल बेच रहे हैं और दवा के भी करा। हमें कई दफा अपनी चीजों पे थोड़ी सी कमी महसूस होती है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई आपको कि हम जो काम नहीं करते ऐसे हैं, हमें पता नहीं। दिन का 1,00,000 रुपए का रेंट वाला। तो आप जब अगले प्रोडक्ट पे आ जाऊं मैं, अगर जब मैं टीआरसी को लेके बात करता था पहले शुरू में, तब तो बहुत से लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता था और उस समय मैं बोलता था सिर्फ 30,000 रुपए पर नाइट। आज भी बहुत सारे लोग सवाल करते हैं 30,000 रुपए पर नाइट नैमिष में कौन जाएगा? 1.25 लाख रुपए पर नाइट में सोनीपत में जा रहे हैं लोग, जिसका कुछ नहीं है अता पता, ना वातावरण है, ना जंगल है, ना नदी है, ना AQI है, कुछ नहीं है, और ना ही कोई आध्यात्मिक वैल्यू है। नैमिष तो इन सब से बहुत ऊपर है। नहीं पता, जानकारी हासिल करो। और मैं कह रहा हूं उसमें आपने अगर 30,000 रुपए का भी नाइट का चढ़ाया तो भी आपको साल का कम से कम 20 लाख रुपए का रेंट आपके हिस्से में आ रहा होगा। लगाना कितना? केवल 1,47 लाख रुपए, जीवन भर की कमाई आपकी। तो प्रोडक्ट को जिसको आप सेल करने की तैयारी कर रहे हैं उसको नॉलेज लेने के साथ साथ उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी चेक करनी है कि ये होते भी हैं या हमने कोई अनोखी चीज बना दी कि ये तो होता ही नहीं है। और किसी भी क्षेत्र का जो आइकॉनिक चीज होती है ना सर, वो तो अपने आप ही चलती है। दुबई की आइकॉनिक चीज क्या है आज की डेट में? कुछ है तुम्हारे लिए वहां? एक मॉल है, देखने के लिए लोग 165वीं मंजिल तक जा रहे हैं उसकी। उसने केवल एक बिल्डिंग बना करके इतना टूरिस्ट अट्रैक्ट कर लिया कि वो 3,000 रुपए पर पर्सन लेता है उसको लिफ्ट में दौड़ाने का। क्रिएशन है भाई, आर्टिफिशियल रेत के अंदर टूरिज्म, ये बहुत बड़ी ताकत है। उसने कर दिया उसके ऊपर काम। मैं हांगकांग गया था, वहां पर उसने डिज्नी पार्क बना रखा है, पता नहीं कितनी दूर। डिज्नी पार्क, हाँ डिज्नी वाला ही था हांगकांग में। वहां पर उसने 20-25 एकड़ में एक ऐसी चीज बना दी, दुनिया भर के बच्चे आ रहे हैं वहां। लोग है क्या? कुछ नहीं, जैसे हमारा अप्पू घर था, है नहीं? याद है अप्पू घर? भाई यही है, थोड़ा सा बेटर है और बच्चे पागल हो रहे हैं। लगवा दी 10 लाख रुपए ना मतलब में। हम वहां देख रहे हैं क्या है। झूले भी ऐसे नहीं थे कि यार वो तो हमारा कोलंबस इतना अच्छा होता है रामलीला। नहीं कोलंबस में झूले, रामलीला वाले। सर क्रिएशन है लोगों का, लोग चाहते हैं जाना। और जब अनएक्सप्लोर्ड एरिया को आप कहीं ऐसा लेकर के आ जाते हैं तब दुनिया और अट्रैक्ट होकर के जाती है। तो नैमिष उनमें से एक है कि अनएक्सप्लोर्ड है लेकिन बहुत बड़ी चीज। हिंदुइज्म की जन्मस्थली है वो, वेद उपनिषद पुराणों की जगह है वो, वहां पैदा हुए। जंगल का वातावरण है, नदी है, AQI 50 से ऊपर कभी जाता नहीं है। अब वहां पर लोग अपने बच्चों की शादियां कराने के लिए करोड़ों रुपए देंगे आने वाले समय में। जो आध्यात्मिक वे में अब एक स्पिरिचुअल तरीके से शादियों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है। लोग अब चाहते हैं कि वो फूहड़गिरी खत्म हो, हम तमीज वाली शादियां करें। और अगर ऐसे में किसी रिच क्लास के बंदे के पास जाके आप उसको वो चीज बता दो जो उसे सुनी नहीं, तो वो आपका फैन हो जाएगा। चलो मैं इतना बड़ा आदमी, मुझे नहीं पता। और आज सिर्फ हमारे जो साइट ऑफिस बना है उसका वीडियो दिखा दो ना, तो ही पागल हो जाएगा वो, भाई ऐसी चीज है। और जाके सर अपने बच्चों की शादी दुनिया कर रही है उदयपुर में और पेरिस में। अरे आप यहाँ कराओ, देखो क्या वैल्यू बनेगी आपकी। आपने उसकी वैल्यू को बढ़ा के बताना है, वो तो घटाएगा, आपने बढ़ाना कि कहाँ आप करने जा रहे हो। हेलीपैड की सुविधा दे रहे हैं भाई साहब, सीधा लखनऊ से वहां हेलीकॉप्टर से उतरोगे, टेंशन नहीं। रास्ते बन चुके हैं 4 लेन हाईवे में पूरे वहां तक पहुंचने के। तो 30,000 रुपये पर नाइट, ये 112 रूम आपके पूरे चढ़े हुए रहेंगे। पूरे साल की शादियां पहले से बुक रहेंगी अगले साल की। वो क्रिएशन है, जिनको शक होता हो, लेकिन ये फीलिंग आनी जरूरी है आपके अंदर। 1,47 लाख रुपए किसने दिए? 12 लाख रुपए साल का रेंट दे रहा हूँ 9 साल तक, 1,08 लाख रुपए उसको वापिस आ गए। बचे मेरे पास केवल कितने? 39 लाख रुपए। उस 9 साल के बाद मेरे से वापिस ले लेना, अगर नहीं रखना कितने? 2,40 लाख रुपए। ये रिटर्न में एग्रीमेंट है, रेरा से अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, वाइट का काम है 1 नंबर का। अंदर से फील नहीं आ रहा है तो नहीं बिकेगा, फील आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, फिजिबिलिटी समझ में आ जाएगी। 22 बिक चुके हैं हमारे, जो हैं बेचने वाले यहीं बैठे हुए बंसल साहब, इन्होंने 3 अपने ले रखे हैं, क्योंकि समझ में आ गया है, उस थॉट प्रोसेस में है कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसे होती है। यहां रियल एस्टेट बेचते हैं लेकिन लोग रियल एस्टेट की जगह ट्रेडर बन जाते हैं।
और ट्रेडर की तरह बिहेव करने थे। अच्छा ठीक है 15 लाख में दिला तो रहे हो धुलेरा, बिकेगा कितने का 2 साल में? 2 साल के लिए नहीं है भाई वो। अच्छा 6 महीने बाद बिक जाएगा, 6 महीने के लिए नहीं है भैया वो। लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, खरीदने के लिए। प्रॉपर्टी बेचने के लिए होती ही नहीं है, प्रॉपर्टी सिर्फ खरीदने के लिए होती है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। ट्रेडर है तो ट्रेडिंग वाला मार्केट वो है जहां पर सेट हो चुका है, जैसे नोएडा, गुड़गांव, इंदिरापुरम, यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। कोई चीज 2 करोड़ रुपए के लिए 2-10 की निकाल दी, 5-6 महीने में आपको मिल गया, ये चलते रहिए। लेकिन एक ट्रेडर कभी भी जीवन में उतना पैसा नहीं बना पाता जितना इन्वेस्टर बिना मेहनत के बना लेता है। एक ट्रेडर जो अपने पैसे से ट्रेड कर रहा है, या तो ब्रोकर हो, वो तो 1000 लोगों को बेच के पैसा बनाएगा, लेकिन जो अपने पैसे से इन्वेस्टर की जगह ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहा है, वो उसे तो मजा आ रहा है बस, क्योंकि वो इन्वॉल्व है। कैसे बताता हूं, आपने 20 लाख का एक प्लॉट लिया धुलेरा में, मार्केट हो गया, आपने 25 लाख में बेच दिया। 1 साल के बाद बड़ा मजा आया, कितने आ गए? 5 लाख रुपए। अरे यार मार्केट तो बढ़ रही है, वापस वही प्लॉट फिर लिया 30 लाख में, फिर बेच दिया 40 लाख में। अभी भी मार्केट चल रही है, फिर प्लॉट लिया है, अब लिया 50 लाख में, उसको बेचा फिर 70 लाख में, फिर लिया उसी को 90 लाख में, फिर बेच दिया 1 करोड़ में। और इस काम में उसे बड़ा मजा आया। और एक ने लिया 20 लाख में और फिर कुछ नहीं किया, उसे लास्ट में आगे ले जा। हाँ, किया ही नहीं कुछ। पेशेंस है। भाई ट्रेडिंग प्रॉब्लम है, मजबूरी में बेच रहे हो बात अलग। तो रियल एस्टेट बेचने के लिए नहीं होती भाई, खरीदने के लिए होती है। ये कब बिकती है? देखिए भाई, अब तो वही जवाब है जो मैं बता रहा हूँ, आप मुझे नहीं कहते। सर प्रॉपर्टी हमेशा तब बिकती है जब कुछ नहीं बचता आपके पास। अब आप मजबूर हो गए हो कि इसे बेचे बगैर बात नहीं बनेगी। घर का गोल्ड और घर की प्रॉपर्टी सिर्फ तभी बिकती है जब आप किसी और लायक नहीं बचते। लास्ट ऑप्शन। तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं होती है। हम यहाँ ट्रेडिंग करने नहीं बैठे, खरीदने के लिए, क्योंकि खरीदो और इसको रखो। बेचना कब है सर? जब मजबूर हो जाओ बेच देना। इससे अच्छा अवसर आए, या आपको लगता है कि आपने हाइट पकड़ ली है उस प्रॉपर्टी की, अब यानी कि अब वो उस जगह चली गई है जहां पर हाइट है कि 2 लाख रुपए का जो गया आप, अब ये लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा जाने वाला है, और आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कि यार इस 2 लाख को यहां से निकाल के मैं कहीं और लगाऊंगा फिर बढ़ जाएगा। उस जगह पे आकर के बिकती, वो भी उसी व्यक्ति की जो अभी इन्वेस्टमेंट के उसमें उलझा हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट के फील्ड में नहीं उलझा हुआ है वो सिर्फ खरीदता ही है, बेचने की बात नहीं करता। तो जिसके दिमाग में ये भी आता हो तो बस सोचना, तो एज अ ट्रेडर नहीं सर, एज एन इन्वेस्टर प्लान करना है। और एज अ सेल्स पर्सन तो हमारा काम है बेचना, क्योंकि हम इनकम आएगी उससे। तो 3 प्रोडक्ट से बात हुई हमारी, धुलेरा, अयोध्या एंड टीआरसी। राइट टाइम है सर इन तीनों ही जगहों पर 100% अप्रूवल्स के साथ जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनको उस तरीके से बेचिए, जिनके अप्रूवल्स आने बाकी हैं उनको उस तरीके से बताइए। तीनों में से तीनों का पेमेंट प्लान है। पेमेंट प्लान के लिए आप जिनके साथ आए एक बार बैठ लीजिएगा, ऊपर में बहुत टाइम लग जाएगा। पेमेंट प्लान ज्यादातर हमारे 1 ही महीने के होते हैं, 10% बुकिंग, बाकी 30 दिन के अंदर। धुलेरा में हमारे कुछ प्लॉट्स हैं जिसमें हमने 6 महीने का पेमेंट टाइम दे रखा है। फिर भी आप जिनके साथ आए एक बार बैठ लीजिए। सर अयोध्या में प्लॉट में बीएसपी के अलावा एक्स्ट्रा सर लगभग 10% के आपके जो है एडिशनल चार्जेस है बीएसपी के अलावा। 74-75 लाख का, अगर 74 है तो 7 लाख के आसपास का आपका लगभग चार्जेस जाएंगे, जिसमें क्लब का और डेवलपमेंट का ही चार्ज है। धुलेरा का हिस्ट्री ग्रोथ धुलेरा की शुरुआत से करूं या जब गवर्नमेंट एंटर हुई उसके बाद से बात करूं? हम एज ए कंपनी आरएवी सर ठीक है सर। आरएवी का एंटर जो हुआ था परचेज का लगभग 2022 के आसपास हुआ था हमारा, और जब हमने शुरुआत किया था बेचना तब लगभग 215 रुपए पर स्क्वायर फीट से हमारी शुरुआत थी। देन वी मूव टू 249, देन 300, देन 349, और अब बढ़ते बढ़ते आज की डेट में हम लोग बेच रहे हैं 1100 प्लस 200 ईडीसी ये। और आने वाले मार्च अप्रैल तक ये लगभग आपको 1500 के आसपास नजर आएगा। 2030 तक ये लगभग 3000 से 4000, और 2035 तक ये लगभग 8 से 10,000, जो स्पेकुलेशंस जो मार्केट अभी दिखाई देती है। लेकिन क्लाइंट को हमें कोई निवेश करवाना है तो हमें क्या बताना है सर? आने वाले कितने दिनों
10 साल। प्रॉपर्टी के लिए प्लान कभी भी करना है, मिनिमम 10 साल के लिए प्लान करना है, रखना है, होल्ड करना है। अयोध्या का रेट, हाँ सर, तो ओपनली थोड़ी बताना है मुझे, अभी 55 में मिल जाएगा, है 75। ऐसे सवाल अकेले में पूछते हैं। लॉन्च का रेट हमारा एक्चुअल में 7499 है, लेकिन अभी कुछ यूनिट्स आपको जो मिल रही हैं वो 5499 में अवेलेबल हैं, लेकिन ये है नहीं, रेट यही है। तो लेकिन ये सवाल वही पूछे जो आज चेक लेके आया। क्योंकि आप अगर मान लो 2 दिन बाद आते हो और ना हुआ रेट, तो फिर आप ये भी नहीं ले पाओगे। जो चेक लेके आए हैं उनके लिए है, वैसे आप एब्सोल्युटली फिक्स प्राइस शॉप है। कुछ और? आज तो मैं एग्जाम के पर्पज से आया ही नहीं था, जबरदस्ती डाल दिया है मुझे। तो आप आगे के टारगेट्स बनाइए सर अपने अपने, बिना टारगेट से कुछ नहीं होगा। कुछ भी करिए, आपको लगता है कि एक प्लॉट, एटलीस्ट एक सेल किसी भी चीज की, ये आपका मंथली टारगेट सेल्फ होना चाहिए। एक कुछ भी हो, चाहे आप धोलेरा का एक प्लॉट बेचने में सक्षम है, चाहे आप अयोध्या का प्लॉट बेचने में सक्षम है, चाहे आप बल्क बाइंग का कोई प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्ट नहीं जानते हैं लोग, वो एक बार समझ लें अपने अपने सीनियर के साथ बैठ करके, सारी चीजें यहाँ पॉसिबल नहीं है। चाहे आप स्टूडियो अपार्टमेंट, एक सेल पर मंथ, बस इतना टारगेट बनाइए, दैट्स ऑल। और एक व्यक्ति अपने साथ हर महीने एसोसिएट करना है, दूसरा टारगेट ही, सिर्फ इस टारगेट को फॉलो करिए। क्या? 1 सेल वन एसोसिएट एंड 1 एसोसिएट, बहुत बढ़िया, पर मंथ। ये आपको अपने साथ लेकर के आना है, और इसको आप अगले 3 4 5 साल फॉलो करिए। फिर देखिए कि आपका महीने का टर्नओवर भी 20 से 50 करोड़ रुपए का हो रहा होगा, जो कि आज की डेट में हमारे जो पुराने लोग हैं वो कर रहे हैं, और इनकम भी उस हिसाब से जनरेट होगी। और रियल एस्टेट में आइए तो बड़ी इनकम को प्लान करके आइए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सेव करके ना यूट्यूब पे लिंक में डाल दो उसको। वही कर रहा हूँ।